एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सेमेस्टर सेकंड की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट का हम स्ट्रक्चर जानेंगे और उसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जानेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए और ये टॉपिक जो है आपको आसानी से समझ में आए। इसके लिए चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट की इम्पोर्टेंस क्या है और इसका स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी स्ट्रक्चर दिखती कैसे है और कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट आपको इन सभी किस में मिल जाता है, खाने में, जिसमें क्या होता है जो आपको खाने के बाद बेसिकली आपके पेट में जाने के बाद किस में ब्रेक होते हैं, शुगर में। ओके, जो अल्टीमेटली शुगर में ब्रेक हो जाते हैं पेट में जाने के बाद, उन्हीं को हम कहते हैं कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। ओके, जरूरी नहीं है कि वो मीठे ही हो खाने में, जरूरी नहीं है। जैसे कि ब्रेड है आपका, तो ब्रेड खाने में तो मीठा नहीं होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो ब्रेक किस में होता है, ग्लूकोज में ही। ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या होते हैं, ग्लूकोज में अल्टीमेटली ब्रेक होते हैं या छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक होते हैं और आपको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करते हैं। एनर्जी सोर्स है आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी इन्हीं पे डिपेंड करती है और मेनली आपका ब्रेन जो है वो ग्लूकोज पे फीड करता है। आपकी बाकी जो बॉडी ऑर्गन है वो कार्बोहाइड्रेट के बिना भी सरवाइव कर जाएंगे, बट जो मेन ऑर्गन है आपका ब्रेन, वो बिना कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के बिना वो काम फंक्शन जो है अपना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं इन द फूड में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और ये जो कार्ब्स होते हैं आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और किस में ब्रेक होते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, या फिर ये क्या होता है आपका ग्लूकोज की फॉर्म में आपको एनर्जी देने का काम करते हैं। कोई भी आता है शहर से, तो सबसे शहर से मतलब कि सैर सपाटा करके आपके घर आता है, तो सबसे पहले आप उसे क्या ऑफर करते हैं, कुछ मीठा ही ऑफर करते हैं, मिठाई देंगे या बिस्किट देंगे। तो ये मीठा क्यों देते हैं, ताकि उसको अभी वो ट्रेवल करके आया है, उसको एनर्जी की जरूरत है, तो इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में उसे मीठे से ही मिलता है। ओके, तो अल्टीमेटली वो किस में ब्रेक होता है, ग्लूकोज में ब्रेक होता है। इसीलिए जब आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लूकोज घोल के पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत जो आपकी बॉडी करती है ग्लूकोज, सारे फूड को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, वो डायरेक्टली आप ग्लूकोज को घोल के पी लेते हैं। ओके, देन स्टोर होता है ये, जब एक्स्ट्रा अमाउंट में आप कोई भी कार्ब्स जो है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो ये रिजर्व कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में, ह्यूमन में ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है और यही प्लांट्स में ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। कौन? ग्लूकोज। ओके, देन कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर, इस टर्म का मतलब ये होता है शुगर स्टफ, यानी कि कुछ मीठा, ठीक है। और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इसी सोर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी वो शुगर पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर इट्स फूड। अपने फूड की जो रिक्वायरमेंट है, अपने एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उनको कार्बोहाइड्रेट और मेनली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड जैसे कि फ्रक्टोज, तो उनके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। मोनोसैकेराइड्स में बार बार बोल रही हूँ, अभी आगे डील करेंगे कि क्या होता है, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट क्या इतना बड़ा टर्म है, इसमें क्या चीजें आती हैं, वो हम धीरे धीरे जानेंगे और ये टॉपिक बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, देन ये बहुत ही अबंडेंट होता है। अभी मैंने बताया कि ज्यादातर अमाउंट में ये कार्बोहाइड्रेट ही पाए जाते हैं। अगर हम देखें मास के टर्म से बात कर रहे हैं तो नेचर में, हमारे नेचर में सबसे ज्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही मौजूद होता है एज अ फूड सोर्स। ओके, नेचुरल फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट हमको मिलते हैं कहाँ, फ्रक्टोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, तो ये प्लांट से हमें मिलते हैं और अल्टीमेटली हमारी बॉडी इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है। जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है तो उसको लिवर में क्या करते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया जाता है। क्यों? जब हम क्या करते हैं, जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं या हम कहीं ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ हमको फूड नहीं मिल रहा है, या फिर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, विग्रस एक्सरसाइज, तो यही शुगर जो है वो वापस हमको मिलती है, यानी ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज जो स्टोर होकर के ग्लाइकोजन लिवर में चला गया है, वो वापस से हमको ग्लूकोज के फॉर्म में मिल जाता है। ओके, देन
कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम होता है सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स नाम से भी जानते हैं। ओके, सैकराइड्स का मतलब होता है सैकरॉन। ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है, सैकरॉन। सैकरॉन इज अ ग्रीक वर्ड। कोई भी वर्ड जो होता है या तो लैटिन या तो ग्रीक इन ओरिजिन होता है। क्यों? क्योंकि जो भी, जैसे हिंदी की भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई है, उसकी लिपि संस्कृत है, उसी तरीके से इंग्लिश के जो वर्ड्स आते हैं वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से आते हैं। क्योंकि इसमें अब कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसलिए ग्रीक और लैटिन जो है डेड लैंग्वेजेस है। सैकरॉन का मतलब होता है मीठे चीजें, शुगर मॉलिक्यूल्स। तो शुगर, कार्बोहाइड्रेट से अल्टीमेटली हमको शुगर मिलता है। जरूरी नहीं है कि सारा जो कार्ब है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है, वो मीठे ही हो खाने में, लेकिन अल्टीमेटली वो खाने के बाद तो वो मीठे शुगर में ही कन्वर्ट होते हैं, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ओके, इसलिए इनको बोलते हैं शुगर मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल तो स्वीट टेस्ट करते हैं, जैसे चीनी आपको मीठा टेस्ट करती है, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो मीठे टेस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि रोटी हो गई और आपका ब्रेड हो गया, ये सब चीजें, पिज्जा हो गया, तो पिज्जा आपको स्वीट तो नहीं लगता है, बट अल्टीमेटली वो जाकर के आपकी बॉडी में क्या करता है, शुगर ही बनाता है, यानी ग्लूकोज में ही ब्रेक होता है। देन बार बार ये चेंज हो जा रही है, 1 सेकेंड इसको। देन एनिमल्स के बॉडी में ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत कम कंसंट्रेशन में होता है, और प्लांट में ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में स्टोर होता है। हमारे फूड सोर्स का बस 1% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन प्लांट्स की बॉडी में ये मैक्सिमम होता है। प्लांट्स की बॉडी में हम क्या देखते हैं, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो हम देख रहे हैं 1% कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स के केस में, और यही प्लांट्स के केस में, वेयरएज इन प्लांट सेल्स ये 30% होता है। ओके, इसका नेचुरल फॉर्मूला पहले क्या देखा जाता था, जब कार्बोहाइड्रेट की डिस्कवरी हुई थी स्टार्टिंग में, तो माना जाता था कि ये कार्बन इज टू वाटर मॉलिक्यूल का ये क्या होता है, रेशियो में प्रेजेंट होता है, या तो वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन के रेशियो में ही प्रेजेंट होगा, तभी हम उसको क्या कहते थे, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जैसे जैसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि ये रेशियो फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि कार्बन और वाटर का ही रेशियो है। कई ऐसे कंपाउंड है जो इस रेशियो में है और वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और कई ऐसे कंपाउंड है जो इस रेशियो में नहीं होने के बाद भी वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं। तो बाद में ये कहा गया कि कई सारे ऐसे कंपाउंड्स ऐसे ढूंढे गए जिसमें ये रेशियो नहीं पाया जा रहा था। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि एक हम देखते हैं रैमनोज में हम देखते हैं C6, कार्बन 6 है लेकिन H12O5 है, यानी कि H2O, ये रेशियो जो है वो नहीं डिफाइन हो पा रहा है। यानी कि अगर हम इसको देखें कि आपने क्या देखा, ये रेशियो आना चाहिए आपको C6H, मतलब इसका रेशियो फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है कार्बन का, और ये वाटर का कोई भी रेशियो में ये प्रेजेंट हो सकता है। तो क्या ये रेशियो रैमनोज सेटिस्फाई कर पा रहा है इस रेशियो को? नो, क्योंकि रैमनोज में हम क्या देख रहे हैं, कार्बन नंबर 6 है। चलिए, ये रेशियो तो सेटिस्फाई हुआ कि C के बाद C कार्बन कितने भी अमाउंट में हो सकता है। अब वाटर का रेशियो देखते हैं हम यहाँ पे, H2O। तो H2O का रेशियो क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। जितने ऑक्सीजन है उसके डबल क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ तो 5 ऑक्सीजन है, तो क्या यहाँ 10 हाइड्रोजन भी है? नहीं, यहाँ तो 12 हाइड्रोजन है। यानी कि H2O का रेशियो जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है रैमनोज, बट फिर भी ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। देन डीऑक्सीराइबोज जो है वो भी ये रेशियो सेटिस्फाई नहीं करता है। O4 है, तो कितना H कितना होना चाहिए था, H होना चाहिए था 8, बट H कितना है 10। तो ये दोनों ये रेशियो सेटिस्फाई नहीं करने के बावजूद भी ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आपका जो थ्योरी आई थी कि इस रेशियो में होता ही है, वाटर का कोई भी नंबर यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे कुछ भी अगर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, H2O2, तो इसका मतलब ये नंबर इससे इंटू होगा और एक बार इससे भी इंटू होगा। ये बेसिक केमिस्ट्री है, आप सभी को पता होनी चाहिए इतनी तो। ओके, देन नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी, अभी हमने क्या देखा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो कार्बन की जो वैल्यू थी वो सेटिस्फाई, जो उसका रेशियो था वो सेटिस्फाई नहीं करने के बावजूद भी वो कार्बोहाइड्रेट थे। अब उसके बाद हमने कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स देखे जो ये रेशियो को सेटिस्फाई कर रहे थे फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। जैसे कि आपका फॉर्मल्डिहाइड इस रेशियो को सेटिस्फाई करता है। देखिए, H2O है और C कार्बन भी है, तो एक कार्बन है और H2O के मॉलिक्यूल भी एक प्रेजेंट है, तो रेशियो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। बट फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट अ
नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, देन एसिटिक एसिड भी ये रेशियो को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, या ये कहिए या ये कहिए, ये कहिए या ये कहिए, एक ही है, इसका फॉर्मूला जो है अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो ये भी इस रेशियो को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, ये 4 है, दिस इज 4, मिसप्रिंट हो गया है बच्चों, करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज 4। ओके, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, जितना ऑक्सीजन उसकी डबल क्या है, हाइड्रोजन है, और कार्बन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये रेशियो सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही है। बट एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये भी रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है। आपका रेशियो क्या था, आपका कार्बन होना चाहिए कितना भी, x मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है x की, H2O वाटर का मॉलिक्यूल कितना होना चाहिए, y कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एनी नंबर, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट नहीं है। These all are not carbohydrate, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड ये तीनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट ये रेशियो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस देखे हमने कि ये रेशियोज को सेटिस्फाई करने के बाद भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी देखे हमने कि कार्बोहाइड्रेट होने के बाद भी ये रेशियो फॉलो नहीं कर रहे थे। कौन था, एक तो था हमारा रैमनोज और दूसरा था डीऑक्सीराइबोज। ओके, देन और कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है उनको क्या कहते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि ये रेशियो ही हो, मतलब वाटर मॉलिक्यूल हो और कार्बन ही हो। कभी देखिए क्या क्या होता है, हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली क्या क्या होना चाहिए। एक कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें होती है मेनली क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में होता है, जैसे आप ग्लूकोज को ही देख लीजिए, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका मतलब जितनी ऑक्सीजन है उसका डबल क्या है, उसका डबल हाइड्रोजन है और कार्बन भी प्रेजेंट है। तो ये 3 मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, जैसे कि सल्फर हो गया, जैसे कि फोस्फोरस हो गया, तो ये तीनों भी पाए जाते हैं। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो उसका एग्जांपल है ग्लाइकोसामाइन। ठीक है, ग्लाइकोसामाइन जो है उसका फॉर्मूला क्या है, C6H13O5N। ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये रेशियो जरूरी नहीं है कि सेटिस्फाई हो। इसके अलावा भी कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्ब्स में हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन, सल्फर और फोस्फोरस भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। ओके, तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन कि हमने जाना कि क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्ब्स होते क्या हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो मेन क्राइटेरिया है उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट 3 तरीके के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरी होती है डाइसैकेराइड और तीसरी होती है पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं उसमें हम देखते हैं कि उसमें बेसिक एक ही यूनिट होती है। मोनोसैकेराइड्स और फर्दर टूटते नहीं हैं। वो एक बार ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज फर्दर टूटेगा नहीं, वही अब्सॉर्ब करके वही एटीपी बनाता है। ठीक है, उससे छोटा कंपाउंड का जो ग्लूकोज का है वो ब्रेक नहीं होता है, वही एनर्जी सोर्स का काम करता है, वही एटीपी जनरेशन का काम करता है। ओके, तो मोनोसैकेराइड्स मतलब मोनो मतलब 1 और सैकेराइड मतलब तो मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं। और सैकेराइड का मतलब क्या होता है बच्चों, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। ठीक है, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल। तो उसी तरीके से मोनोसैकेराइड मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर जिसमें प्रेजेंट हो, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, जैसे कि फ्रक्टोज हो गया। तो ये दोनों तो क्या है, बेसिक मेन एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि मोनोसैकेराइड मतलब, अगर कोई कह दिया मोनोसैकेराइड तो आप समझ जाए किसकी बात हो रही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। तो ये 2 मेन एग्जाम्पल हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके, उसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब मोनोसैकेराइड की बात करते हैं तो ये सबसे सिंपल शुगर है, बेसिक शुगर मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं
वो यही है, क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, जो आप ग्लूकोज घोल के पीते हैं ना, दैट ग्लूकोज इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपकी बॉडी जो इतनी मेहनत करती है ना खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्ब्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट आप फूड सोर्स में पाते हैं, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था जब स्टार्टिंग की स्लाइड थी, तो ये जितने भी फूड आइटम्स हैं ये आप खाते हो ना, जैसे दाल हो गया, ब्रेड्स हो गए, केले हो गए, ये सारी चीजें क्या है आप अल्टीमेटली खाते हैं, तो आपके पेट में जाके बनाती क्या है, ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है, और कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली टूट के बनाता क्या है, ग्लूकोज बनाता है, यानी कि मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड मतलब वन जिसमें शुगर मॉलिक्यूल हो और वो फर्दर टूटे ना और उसको तोड़ा ना जा सके और उसको विभाजित किया ना जा सके, उसी को बोलते हैं मोनोसैक्राइड। ओके, और ये सबसे सिंपल शुगर होती है और इसका फॉर्मूला होता है CnH2O, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, और N का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 एनी नंबर। ओके, और इसको हम इस फॉर्मूले से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमने H2N और ON, यानी कि इसको N को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया है और एक बार O से मल्टीप्लाई किया है। ओके, और इसमें हम देख रहे हैं कि क्या होता है, दो ग्रुप्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दो ग्रुप्स पाए जाते हैं मोनोसैक्राइड्स में, एक होता है कीटो ग्रुप और दूसरा होता है एल्डो ग्रुप। ओके, तो एल्डिहाइड ग्रुप में हम देखते हैं कि CHO ग्रुप जुड़ता है। जब CHO ग्रुप, जब भी मॉलिक्यूल के साथ CHO ग्रुप जुड़े तो इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, जैसे कि आपका क्या हो जाता है, इसका एग्जांपल एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें जुड़ा हो तो ग्लूकोज, और जब इसी यूनिट के साथ हम देखते हैं, इस फॉर्मूले के साथ जब कीटो ग्रुप जुड़ा हो, यानी कि C डबल बॉन्ड O जुड़ा हो, ठीक है, एल्डिहाइड मतलब CHO जुड़ा हो, और कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड O जुड़ता है यानी कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि हम फ्रक्टोज के केस में देखते हैं। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं वहां पे दिखाऊंगी कि कहाँ एल्डिहाइड जुड़ा है और कहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये रहा मोनोसैक्राइड, और मोनोसैक्राइड का अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि फर्दर 3 क्लासिफिकेशन जो हमने बात की थी, मोनो, डाई और पॉली, तो उसके बारे में कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो पहला तो हमने देखा क्या, मोनोसैक्राइड। इसमें हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि ये फर्दर सब डिवाइड हो सकते हैं, मोनोसैक्राइड्स को भी और तोड़ा जा सकता है। तो उसमें क्या होते हैं, ट्रायोज, मतलब जिसमें 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हो, जैसे कि C3। ओके, मतलब C3 वाले कार्बन के कंपाउंड जिसमें कार्बन 3 हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायोज। टेट्रोज जिसमें कार्बन 4 हो, पेंटोज जिसमें कार्बन 5 हो, हेक्सोज यानी कि जिसमें कार्बन 6 हो, जैसे कि आप सभी को पता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज, और 6 कार्बन वाला अगर कीटो ग्रुप की बात करते हैं तो बात हो जाती है किसकी, फ्रक्टोज की। तो 6 कार्बन जिसमें हो, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो वो इसमें आ जाते हैं। हेप्टोज तो यहाँ ग्लूकोहेप्टोज की बात हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये फर्दर हेप्टोज मतलब 7 कार्बन कंपाउंड्स। तो ये मोनोसैक्राइड्स भी और डिवाइडेड हैं इन सब में। जैसे कि एक बार इसको देख लेते हैं क्या बात हो रही है। देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मोनोसैक्राइड की। मोनो मतलब 1, सैक्राइड मतलब शुगर। मोनोसैक्राइड फर्दर डिवाइडेड हैं 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अब आप सोच रहे हैं मैम आप तो बोल रही है मोनो कार्बन तो इसमें ज्यादा है। बच्चों मैंने क्या बोला, कार्बन 1 हो 2 हो इससे मतलब नहीं है, वो मॉलिक्यूल और डिवाइड ना हो और उसको तोड़ा ना जा सके और उसको विभाजित ना किया जा सके, और वो एटीपी बनाने के लिए क्या हो, सक्षम हो, वो एटीपी बना दे, तो उसी को क्या बोलते हैं, मोनोसैक्राइड, मतलब और तोड़ा ना जा सके। ठीक है, तो कार्बन की अमाउंट इसमें से कोई भी हो सकती है, और अगर 6 कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड O है, मतलब 6 कार्बन में से 1 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा है, तो वो कीटो ग्रुप हो जाएगा, और उसको हम कहते हैं, अगर हम 6 कार्बन की बात कर रहे हैं तो फ्रक्टोज। ठीक है, मैं बार बार फ्रक्टोज और ग्लूकोज को नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यही एग्जाम में पूछता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे अगर CHO लगा हो, यानी कि क्या हो, एक कार्बन के साथ क्या हो, एक हाइड्रोजन इस साइड जुड़ा हो, ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4, ऊपर तो एक कार्बन जुड़ा होगा, इस साइड हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और इस साइड हम क्या देखते हैं, इस साइड आपका ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, ये आपकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, एक इधर और ये, तो 4 बॉन्ड जुड़ गए कार्बन से, और इस तरीके से अगर जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, और डबल बॉन्ड वो होगा यहीं पे तो क्या कहेंगे, कीटो ग्रुप। ओके,
तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज हेक्सोज का। देन फर्दर बात करते हैं हम डी ग्लूकोज की। तो डी ग्लूकोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड नेचर में पाया जाता है। अबंडेंट मतलब होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज जो है उसमें डी ग्लूकोज की बात होती है। डी ग्लूकोज मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। डेक्स्ट्रो मतलब क्या होता है, राइट हैंडेड फैशन में जो टर्न होता है, और लीवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट हैंडेड फैशन में जो रोटेट होता है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो ग्लूकोज है ना, वो नेचर में पाया जाता है और ये डाइजेस्ट होता है। हम लीवो रोटेटरी ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्यों? और लीवो रोटेटरी ग्लूकोज जो है वो बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है और वो आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल शुगर में पाया जाता है। ये क्या है, ये नेचुरल शुगर है, ओके, एंड इट इज इजीली डाइजेस्टेबल, और ये पाया जाता है नेचुरल रूप से, ओके। इसका स्ट्रक्चर आगे हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स की जब हम बात करेंगे। और ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है, अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में यही ग्लूकोज पाया जाता है हर फूड सोर्स में जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। और हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट भी अबंडेंट है बाय मास, ठीक है, मतलब कि मोलर, अगर हम मास की बात करते हैं तो मास के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, और उसमें भी कौन सा, डी ग्लूकोज, ओके। अगर हम कह रहे कि अगर हम सफिक्स की बात करते हैं तो क्या लगता है, एल्डोज के केस में सफिक्स लगता है ओज, और कीटो के केस में क्या लगता है, और सफिक्स लोज लगता है जब हम क्या करते हैं, जब हम कीटो की बात करते हैं, कीटो ग्रुप की, ओके। देन डाइसैकेराइड्स मतलब वो मॉलिक्यूल जब वो टूटे तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट में टूटे। कहने का मतलब है जैसे कि क्या होता है आपका, डाई मतलब होता है 2, ओके, और सैकेराइड मतलब आप सभी को पता है शुगर, ओके। 1 सेकेंड, ओके, हियर डुअल ग्लूकोज या डबल ग्लूकोज, डबल शुगर मॉलिक्यूल, ओके। डबल शुगर मॉलिक्यूल में जो टूटे, या फिर इनको बायोज के नाम से भी जानते हैं। बायोज मतलब बाई मतलब 2, और 2 क्या है, शुगर मॉलिक्यूल में टूटे। जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है, सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका, आप देखेंगे तो इसका सुक्रोज एग्जांपल है, ठीक है, सुक्रोज एग्जांपल है, लैक्टोज एग्जांपल है, और क्या है, माल्टोज। ये जब ब्रेक होते हैं ना तो ये किस में डिवाइड होते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसैकेराइड बनाएंगे, या तो ग्लूकोज ग्लूकोज में टूट जाएंगे, या तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, डबल, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट में डिवाइड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम, 1 सेकेंड, सुक्रोज की बात कर लेते हैं हम। तो सुक्रोज किस में डिवाइड होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ये पूरा मॉलिक्यूल किसका है, ये पूरा मॉलिक्यूल किसका है, सुक्रोज का। और सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब जब ये टूटेंगे तो एक मोनोसैकेराइड्स बनाएंगे, और कितने मोनोसैकेराइड्स बनाएंगे, 2, इसीलिए नाम है डाइसैकेराइड। यानी कि जब ये टूटेंगे तो 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स आपको दे करके जाएंगे। तो एक तो ये ब्रेक होता है ग्लूकोज में, और दूसरा ये मॉलिक्यूल जब टूटता है तो बनाता है फ्रक्टोज। यानी कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पे अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूटता है। अब इसका नाम अल्फा 1,2 कहाँ से आया, 1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन इसका है किसका, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन पे। तो अल्फा पहला 1 कार्बन और यहाँ 2 कार्बन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड को जोड़ा हुआ है। यही बॉन्ड जब टूटती है तो ये 2 डाइसैकेराइड जो है वो टूट जाता है मोनोसैकेराइड में, ग्लूकोज अलग हो जाता है, फ्रक्टोज अलग हो जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 मोनोसैकेराइड्स में टूटे तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स और भी होते हैं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ही टूटे, ग्लूकोज और ग्लूकोज में भी टूट सकते हैं, फ्रक्टोज और फ्रक्टोज में भी टूट सकते हैं। यानी अल्टीमेटली ये 2 मॉलिक्यूल दे करके जाएंगे आपको शुगर के, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड, ओके। देन इसके कॉमन एग्जांपल्स हमने देख लिए, सुक्रोज, लैक्टोज। और लैक्टोज आप सभी को पता है कहाँ पाया जाता है, लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है, और लैक्टोज को हम कहते हैं मिल्क शुगर। जब आपको मदर का मिल्क जो होता है वो काऊ के मिल्क से बहुत ज्यादा स्वीट होता है, तो ह्यूमन मदर की बात हो रही है, तो ह्यूमन मदर का जो मिल्क है वो बहुत ज्यादा स्वीट क्यों होता है, क्योंकि इसमें लैक्टोज की अमाउंट, काऊ के मिल्क में लैक्टोज की अमाउंट कम होती है, और ह्यूमन मिल्क के केस में लैक्टोज की अमाउंट ज्यादा होती है। और लैक्टोज इज अ शुगर, दैट इज वाई ह्यूमन का जो
ह्यूमन का जो मिल्क होता है वो स्वीट होता है। ओके, 1 सेकेंड, इसको छोटा कर देते हैं बिकॉज आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, ये लास्ट लाइन हट गई है यहाँ से। नाउ आई होप आप सभी को विजिबल होगा। तो द डिफरेंट इन दीज डाइसैकेराइड, इन डाइसैकेराइड्स में, इन तीनों डाइसैकेराइड्स में यानी सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज की बात हो रही है, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि ये जब ब्रेक होते हैं तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और इनका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है वो तीनों का अलग होता है। जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बात करेंगे जब डाइसैकेराइड्स की, तो हम इन तीनों को डील करेंगे। ओके, आगे मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई, ये जुड़े होते हैं, ये जो शुगर मॉलिक्यूल हैं वो जुड़े किससे होते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो दो मोनोसैकेराइड को होल्ड करके रखता है। जैसे कि मैंने दिखाया ना आपको कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ करके कौन रखा था? अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट को बाइंड करके रखता है। ओके, और ये क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। देखा है ना आपने ग्लूकोज को कैसे पानी में डाल के घोल देते हैं और वो डिसॉल्व हो जाती है, उसी तरीके से डाइसैकेराइड्स भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये भी पानी में घुल जाते हैं इजीली। ओके, देन नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स मतलब होता है, पॉली वर्ड का मतलब होता है मल्टीपल और सैकेराइड मतलब शुगर। जब मल्टीपल शुगर में ये कंपाउंड्स ब्रेक होते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है हेट्रो, यानी हेट्रो मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल में जब ये टूटें, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड आपने शैम्पू के एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा। ये जब टूटती है ना, हाइलुरोनिक एसिड जब टूटता है तो कई छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूटता है और ये सारे कंपाउंड्स एक दूसरे से अलग होते हैं। और यही जब हम क्या देखते हैं इसके केस में, जब हम बात करते हैं होमो पॉलीसैकेराइड्स। होमो मतलब होता है सेम, एक जैसे। जब जैसे कि एग्जांपल हो गया सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये जब टूटते हैं ना तो मल्टीपल ग्लूकोज में टूटते हैं। यानी कि अभी समझा देते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड, स्टार्च की बात कर लेते हैं। तो स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड है। पॉली मतलब मल्टीपल। जब स्टार्च टूटता है तो खूब सारे ग्लूकोज के कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, खूब सारे ग्लूकोज के कंपाउंड बनाता है। तो जब ये क्या बना रहा है? शुगर दे रहा है। सैकेराइड मतलब शुगर, और कैसे शुगर दे रहा है? पॉली, मल्टीपल अमाउंट में क्या दे रहा है? सैकेराइड बना रहा है। और ये सारी सैकेराइड्स कैसी होंगी? अगर खूब सारे ग्लूकोज ये बना रहा है और तीनों ही क्या है? एक जैसे, यानी कि तीनों ग्लूकोज ही बना रहा है, तो इसीलिए होमो। और यही हाइलुरोनिक एसिड टूटता है तो क्या होता है? अलग अलग तरीके के एसिड बनाएगा। ठीक है, कभी क्या बनाएगा? ग्लाइको या फिर ग्लूको, अलग अलग तरीके के एसिड्स में टूटता है। तो जब अलग अलग तरीके के एसिड्स में टूटता है तो उसको बोलते हैं, अलग अलग तरीके के शुगर मॉलिक्यूल्स में टूटता है जो कि एसिड ही होती हैं, फर्दर उनका नाम एसिड ही आगे लगाते हैं। तो ये क्या होता है? अलग अलग मॉलिक्यूल जब टूटे, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स जब बनाए तो इसको बोलते हैं हेट्रो। और जब एक तरीके के मॉलिक्यूल ग्लूकोज में टूटे तो उसको बोलते हैं होमो। ठीक है, और क्या हो? ये मल्टीपल अमाउंट्स में टूटते हैं, इसलिए होता है पॉलीसैकेराइड्स, यानी कि खूब सारे नंबर में हमको शुगर मिल रही है, पॉली। ठीक है, तो स्टार्च, जब हम स्टार्च खाते हैं, जो कि हम क्या होता है? प्लांट स्टोर करके रखते हैं ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में, और यही स्टार्च जब टूटता है ना तो ये मल्टीपल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। देन ग्लाइकोजन भी खूब सारे ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल बनाता है, एक जैसे ही यूनिट बना रही है। ठीक है, उसी तरीके से सेलुलोज भी खूब सारे ग्लूकोज के अमाउंट मॉलिक्यूल में टूटता है। तो ये क्या है कि एक जैसे जब मॉलिक्यूल्स में वो टूटे, या तो फ्रक्टोज बना दे, या तो ग्लूकोज बना दे। ऐसा ना हो कि कुछ ग्लूकोज बना रहे हैं और कुछ फ्रक्टोज बना रहे हैं, सारे क्या हो रहा है? एक ही तरीके के होमो, यानी एक जैसे पॉलीसैकेराइड बना रहे हैं टूटने पे, जैसे ग्लूकोज, तो इसी को बोलते हैं होमो पॉलीसैकेराइड। जब अलग अलग बनाए तो हेट्रो पॉलीसैकेराइड, इसका एग्जांपल होता है हाइलुरोनिक एसिड। ओके, तो ये तो हो गई पॉलीसैकेराइड की बात। ऐसे सैकेराइड जो ब्रेक होकर के, ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक होकर के मल्टीपल अमाउंट ऑफ शुगर हमें दें, उसी को बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो आई होप आपको डाइसैकेराइड यानी कि
जब ऐसे सैकराइड जो टूट करके क्या हो, दो मॉलिक्यूल ऑफ शुगर मॉलिक्यूल आपको दें, ग्लूकोज फ्रक्टोज या फिर ग्लूकोज ग्लूकोज, तो उनको बोलते हैं डाइसैकेराइड। ऐसे मॉलिक्यूल जो टूट करके खूब सारे शुगर मॉलिक्यूल्स दें तो उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। नाम से समझ में आ रहा है, पॉली मतलब मल्टीपल, शुगर मॉलिक्यूल्स दें, सैकेराइड्स दें, सैकेराइड्स मतलब शुगर, तो मल्टीपल शुगर दें तो पॉलीसैकेराइड, दो दें, दो शुगर मॉलिक्यूल्स में टूटे तो डाइसैकेराइड्स। ओके, देन अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। तो मोनोसैकेराइड्स अभी हमने देखा था, मोनो मतलब वन, सैकेराइड मतलब शुगर, एक शुगर मॉलिक्यूल जो फर्दर टूट ना पाए उसी को बोलते हैं मोनोसैकेराइड। तो इसका एग्जांपल क्या था, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सभी को पता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज जो है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, हमें तुरंत एनर्जी चाहिए होती है तो हम ग्लूकोज का उपयोग करके एटीपी जनरेट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में यही एटीपी का जनरेशन होता है ग्लूकोज से ही, ठीक है। ग्लूकोज ही जो है वो एटीपी एनर्जी सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में घुल जाता है, ठीक है। और इसमें हम क्या देखते हैं सॉरी, ये क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा इट इज यूज टू मेक सेलुलोज। ये ग्लूकोज जो है वो सेलुलोज बनाने में काम आता है और ये बहुत ही अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज इज अ वेरी अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एंड इट फॉर्म्स सेलुलोज। ये सेलुलोज बनाने का काम करता है और ये एनर्जी सोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दो स्ट्रक्चर आते हैं। एक आता है हार्वर्ड प्रोजेक्शन। हार्वर्ड प्रोजेक्शन जो होता है उसमें हम क्या देखते हैं, इस तरीके से साइक्लिक अपीयरेंस। जब हम शुगर की बात करते हैं तो उसको, जब हम ग्लूकोज का साइक्लिक अपीयरेंस बात करते हैं, हेक्सागोनल शेप, तो ये प्रोजेक्शन किसने दे रखी है, ये प्रोजेक्शन है आपकी हार्वर्ड प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं हार्वर्ड प्रोजेक्शन। इन साइंटिस्ट ने ही ये स्ट्रक्चर बनाया था, किसका, शुगर का, किसका, ग्लूकोज का, शुगर ही है ये, ठीक है। तो ये कार्बन है, इसमें आप देख रहे हो क्या है, इधर OH ग्रुप और ऊपर क्या है, H ग्रुप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस साइड OH ग्रुप लगाना है और किस साइड H ग्रुप लगाना है, OH H, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे CH2OH लगता है। और यही स्ट्रक्चर जब हम क्या देखते हैं, इस तरीके से, इसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। जब हम देखते हैं कि ये चेन लाइक फैशन में प्रेजेंट होता है तो चेन लाइक फैशन में इसको क्या बोलते हैं, फिशर्स प्रोजेक्शन। ओके, फिशर प्रोजेक्शन इस तरीके से 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें इस साइड OH लगा होता है और इस साइड H लगा होता है। पर हम यहाँ क्या देखते हैं, इस कार्बन मॉलिक्यूल्स पे हम देखते हैं, मतलब थर्ड कार्बन पे हम देखते हैं OH इधर और H उधर चला जाता है। यहाँ पे क्या लगा है, CHO, इस कार्बन के साथ क्या है, CHO, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है, ये एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे जब ये कौन सा शुगर है, तो ये डी ग्लूकोज है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज जो होता है वो बहुत ही अबंडेंट होता है और नेचुरली पाया जाता है। ये शुगर, ये मीठा होता है टेस्ट में, और ये कैसा होता है, ये अगर स्टोरेज के फॉर्म में देखते हैं तो ये ग्लूकोज, जब हम बहुत सारा ग्लूकोज हमने खा लिया है, तो जब बहुत सारा ग्लूकोज हमारी बॉडी में हो जाता है, यही शुगर जो हमारे ब्लड में कहते हैं ना, शुगर का लेवल ज़्यादा हो गया, शुगर का लेवल कम हो गया, तो इसी ग्लूकोज की बात हो रही रहती है। यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, जब कम हो जाता है तो कहते हैं शुगर लेवल कम हो गया। तो ये हमेशा मेंटेन होना चाहिए। तो हमारी बॉडी में जैसे ही शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, यानी हमने जब ज़्यादा ग्लूकोज खा लिया होता है, तो हम ग्लूकोज तो खाते नहीं है, जो भी हम खाना खाते हैं वो किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। तो यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी उसको स्टोर करके कहाँ इकट्ठा कर लेती है, उसको स्टोर करके लिवर में भेज देती है। और लिवर में किस फॉर्म में ये स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। लिवर हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोर करता है, वो ग्लूकोज स्टोर करता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। और यही प्लांट जो है वो उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। प्लांट भी, जब प्लांट बहुत सारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट जब बहुत सारा फूड बना लेते हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस के बाद जब खाना बनता है, तो अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो ये प्लांट उसको स्टोर करके रख लेते हैं। और किस फॉर्म में वो स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और यही इनके फ्रूट्स में पाया जाता है। फ्रूट्स में इनके फ्रक्टोज और स्टार्च के फॉर्म में हमको स्टोर मिलता है, यही फूड जो हम खाते हैं और हमें प्लांट देते हैं। ओके,
तो ये हो गया हावर्थ प्रोजेक्शन, और ये होता है फिशर प्रोजेक्शन, FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन। ये स्ट्रेट चेन लाइन मतलब ओपन चेन के फॉर्म में है, तो ये होता है फिशर प्रोजेक्शन। तो आपको दिया रहेगा कि फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आता है कि ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन बनाइए, तो आप ये स्ट्रक्चर बना करके देंगे। 1 सेक। तो ये आप स्ट्रक्चर बना के देंगे। अगर बोलेगा कि ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर बना के दीजिए, तो आप इस तरीके से साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन करके देंगे। ओके। और ब्लड शुगर लेवल में मैंने बताया, एनिमल के ब्लड शुगर में यही ग्लूकोज का लेवल जो है वो बताता है कि कितना शुगर है हमारी बॉडी में। तो ये हो गया आपका हावर्थ प्रोजेक्शन और ये फिशर प्रोजेक्शन। ओके। तो यही बोला है कि जो डी ग्लूकोज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यही एल ग्लूकोज जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियली हम सिंथेसाइज करते हैं, और डी ग्लूकोज जो है वो नेचुरली पाया जाता है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो इसका इसका फॉर्मूला क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6। बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में यही बनता है ग्लूकोज। देन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, मतलब कितना मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है कि कितना एक मॉलिक्यूल का कितना वजन है, मास कितना है एक्चुअल में। तो मास कितना होता है 180.16 ग्राम पर मोल। अपीयरेंस किस तरीके का दिखता है, तो आप सभी ने शुगर ग्लूकोज को देखा हुआ है। ग्लूकोज कैसा होता है, पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। डेंसिटी इसकी होती है 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट ग्लूकोज का होता है अल्फा डी ग्लूकोज का होता है 146 डिग्री सेल्सियस। यही जो बीटा होता है, बीटा डी ग्लूकोज, उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, 150 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, मेल्ट होता है। देन सॉल्युबिलिटी, तो आप सभी को पता है ये वाटर में सॉल्युबल है, तो 1 लीटर ऑफ वाटर में 909 ग्राम जो है आपका ग्लूकोज घुल जाता है। कितने? रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना 909 ग्राम जो है 1 लीटर में ग्लूकोज घुल जाता है। ये अप्रॉक्स की बात हो रही है कितना होता है। देन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का इंपॉर्टेंस क्या है बायोलॉजिकल, वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं इस ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज जो है वही हमारे बॉडी के लिए रिच एनर्जी का काम करता है। एनर्जी जो है हमारी बॉडी को यही ग्लूकोज देता है, यहीं से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हम काम करते हैं। बाकी सब ऑर्गन्स जो हैं वो बिना मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं तो वो बाकी सब टिश्यूज जो हैं वो फैटी एसिड्स या प्रोटीन्स पे भी सरवाइव कर पाती हैं। लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो ब्रेन और रेड ब्लड सेल्स वो बिना क्या करते हैं, ब्रेन और रेड ब्लड सेल्स बिना ग्लूकोज के सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो हम जितना भी फूड खाते हैं ना उसका 20% जो एनर्जी है, जो 20% जो उसका ग्लूकोज है वो कहाँ जाता है, ब्रेन के पास ही जाता है। ब्रेन को सबसे ज्यादा काम करना है। ब्रेन जो होगा, अगर ब्रेन ही डैमेज हो जाएगा तो कोई भी फंक्शन नहीं होगा। तो उसी को सबसे ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत होती है। और वो ग्लूकोज कौन देता है? ये ग्लूकोज हम जो होता है वो ब्रेन अब्सॉर्ब करता है। और आरबीसी जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उनको भी एनर्जी यहीं से मिलती है। अगर हम ग्लूकोज का अमाउंट इनटेक कम कर दें तो ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, आपको उल्टे सीधे इमेजेस दिखाने शुरू कर देता है। आपको लगता है कि सामने कोई खड़ा है, इल्यूजन्स होते हैं आपको। ओके। ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। जब भी क्या होता है, एक्सेस ग्लूकोज हमारी बॉडी में हो जाता है तो लिवर इसको स्टोर करके रख लेती है। और ये कहाँ स्टोर करती है, तो लिवर में स्टोर करती है। लिवर जो होता है वो क्या करता है, जब वापस ये ग्लूकोज की जरूरत हमको, मान लीजिए कोई ऐसा दिन आता है जहाँ आपको स्टारवेशन की कंडीशन आती है, या फिर कोई पर्सन है उसको खाना नहीं मिल रहा है, वो कहीं आइलैंड पे फंस गया है और उसको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होता है यही। या फिर आप क्या देखते हो कि लोग वो करते हैं, इंग्लिश चैनल पे आपने अगर सुना होगा, इंग्लिश चैनल मतलब चैनल नहीं, इंग्लिश चैनल इज अ वाटर वे, जहाँ पे आप क्या करते हैं, आप वाटर का एक स्ट्रेट है जिसमें लोग तैरते हैं और कई महीनों तक तैर के, कई दिनों तक तैर के उस चैनल को क्रॉस करते हैं। तो पूरे दौरान आप खाना नहीं खाते हैं, आप तैरते रहते हैं। उस टाइम ये एनर्जी जब आप बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हो तो यही जो स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन होता है ना, वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और आप उस ग्लूकोज का यूज करते हैं। जब आप कई दिन तक व्रत रहते हो तो यही एनर्जी जो है आपकी काम आती है। ठीक है, ओके। और जब ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन, इतना वर्ड आपको समझ में आ रहा है,
वन सेक, अभी समझ में आएगा। ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन की लाइसिस हो रही है यहाँ पे। ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन कहाँ पे है बच्चों? ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर हो गया। ग्लाइकोजन वापस से जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, देखिए आपको बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वो ग्लूकोज में ही उसको उपयोग कर सकता है, बड़े बड़े फॉर्म में उसको उपयोग नहीं कर सकता, छोटे फॉर्म में तोड़ तोड़ के ही यूज करता है। तो वापस से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन, इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजन की लाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, देन ये जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वो क्या होता है? वो जब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में हम क्या देखते हैं? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बढ़ता है। जब हमारी बॉडी में हम क्या देखते हैं कि ग्लूकोज नहीं है, आप मान लो किसी आइलैंड पे आप क्यों फंसे हो गए, मतलब जैसे आप देखते थे मैन वर्सेस वाइल्ड है, या उसके साथ तो टीम होती है, बट एक्चुअल में जो लोग ऐसे फंस जाते हैं किसी एरिया में, जैसे जंगल में फंस गए और वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है, तो उनकी बॉडी क्या करेगी, कैसे सर्वाइव करती है? आप देखते हैं महीनों महीनों तक लोग सर्वाइव करके चले आते हैं, बल्कि कुछ खाए पिए नहीं रहते हैं। तो क्या होता है, उनकी बॉडी में जितना भी लैक्टिक एसिड, पायरुवेट, जितने भी बाकी मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। मतलब बॉडी जो है अपने आप को बचाने के लिए उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स, पायरुवेट, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उसको किस में कन्वर्ट करती है? उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, ताकि हमारी ब्रेन को एनर्जी मिलते रहे। और ब्रेन को एनर्जी मिलती रहेगी तो ही क्या होगा कि हमारी ब्रेन को एनर्जी मिलती रहेगी तो ही हमारा बॉडी जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज की, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। ग्लूकोज की नई सिंथेसिस होती है। कहाँ से होती है? तो ये जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसको तोड़ के नहीं हो रही है, ये ग्लूकोज बन कहाँ से रहा है? ये हम जो खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये स्टार्च को तोड़ के बन रही है या सेलुलोज को तोड़ करके बन रही है, या क्या हो रहा है ग्लाइकोजन से बन रही है, इससे नहीं बन रही है। इन चीज़ों के अलावा से जहाँ हमको नेचुरली ग्लूकोज मिलता है, उसके अलावा अगर हम देखें कि पायरुवेट, अमाइनो एसिड और ग्लिसरॉल से जब ग्लूकोज मिलता है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये टर्म्स मैंने हाईलाइट इसलिए करके रखे हैं क्योंकि 1 मार्क्स में पूछ देता है। अभी नहीं पूछेगा तो आप जब एमएससी का कहीं एंट्रेंस देने जाएंगे बीएससी के बाद, तो ये टर्म्स पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या होते हैं, या फिर 1 मार्क्स में एग्जाम में भी आ सकता है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है या ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस किन सब्सटेंस से ग्लूकोज बनता है? तो पायरुवेट, अमाइनो एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देन ग्लूकोनियोजेनेसिस तब उपयोग में आता है जब हम बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या फिर हम कैसे, क्या होता है ड्यूरिंग स्टारवेशन, आप ऐसे कैसे आइलैंड में फंस गए हैं जहां आपको खाने का कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा है, आप किसी बीहड़ इलाके में चले गए हैं या रेगिस्तान में कहीं फंस गए हैं, तो ये क्या होता है, इसका काम होता है कि जो भी हमारे बॉडी में जो भी सब्सटेंस है उससे हम ग्लूकोज को जनरेट करें और उस ग्लूकोज को ब्रेन को दें ताकि आपकी बॉडी सर्वाइव कर सके और ब्रेन नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके। ठीक है, तभी तो बाकी ऑर्गन को वो सिग्नल देगा कि कैसे काम करना है। तो ये तो रही ग्लूकोज की बात। अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज ये नेचुरल शुगर है। ये शुगर फ्रक्टोज वर्ड से समझ में आना चाहिए, फ्रूट से आता है। फ्रूट्स में जो शुगर होता है, जैसे आप खाते हो, आम खाते हो, आप केले खाते हो या जितने भी फ्रूट्स खाते हो, वो मीठे क्यों लगते हैं? उसमें होता है शुगर, और उस शुगर को हम बोलते हैं फ्रक्टोज। उस शुगर का नाम होता है फ्रक्टोज। तो जो फ्रूट्स में शुगर पाई जाती है उन्हीं को हम बोलते हैं फ्रक्टोज। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था जिनका नाम क्या था? अगस्टीन पायरे डबरनफोर्ट। ये एक ही नाम है, इतना बड़ा सा हो गया। तो ये 1847 में इन्होंने खोजा था कि फ्रक्टोज नाम का एक मॉलिक्यूल, कि इसका स्ट्रक्चर ग्लूकोज की तरह ही दिखता है, बस इसका क्या है, यहाँ पे कीटो ग्रुप लगा होता है। बाद में इसका नाम जो है, फ्रक्टोज का नाम किसने कॉइन किया था? तो ये दूसरे साइंटिस्ट थे, विलियम एलन मिलर। मिलर ने इस टर्म को कॉइन किया था फ्रक्टोज। कब? 1857 में। तो डिस्कवरी हुई थी 47 में, 57 में ये नाम आ गया था फ्रक्टोज। ओके, कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स में पाया जाता है, फ्लावर में पाया जाता है, वेजिटेबल्स, जो रूटेड वेजिटेबल्स होती है ना, रूट वाली वेजिटेबल्स जैसे रेडिश, कैरेट, उनमें पाया जाता है ये शुगर। तो आपको अगर आपने कभी टेस्ट किया हो कैरेट, तो मीठा होता है थोड़ा सा, क्यों? इसी की वजह से। ओके, ये जो होता है ये कीटोनिक ग्रुप होता है। ये भी एक मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है, यानी कि ये फर्दर टूट नहीं सकता है और ये एनर्जी इसी फॉर्म में देने के काबिल है, एटीपी बनाने के काबिल है। ओके, देन ये क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि ये फ्रक्टोज जो है वो ग्लूकोज के साथ जब मिलता है तो क्या बनाता है? सुक्रोज का निर्माण करता है। तो मैंने देखा, आप लोगों को अभी दिखाया था सुक्रोज का एग्जांपल, जब मैं डाइसैकेराइड बता रही थी। डाइसैकेराइड का एग्जांपल है आपका
डाइसैकेराइड का एग्जांपल था सुक्रोज, सुक्रोज टूटता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो यही दिया है कि फ्रक्टोज जब ग्लूकोज के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है। ओके, ग्लूकोज के साथ जब फ्रक्टोज मिलता है तो बनाता है आपका सुक्रोज। कैसा होता है, मीठा होता है, स्वीट होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, और ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में डिसॉल्व हो पाता है। ओके, तो आप कोई भी शुगर मतलब आप क्या लीजिए, आम लीजिए, आम को क्या करेंगे, मिक्सी में पीस के पानी डाल दीजिए तो सॉल्युबल हो जाता है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि इसका शुगर मॉलिक्यूल तैर के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल नहीं। ये शुगर भी सॉल्युबल है इन वाटर। ओके, ग्लूकोज भी सॉल्युबल है और फ्रक्टोज भी सॉल्युबल है। ओके, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें देखिए ये है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन है डी फ्रक्टोज का। डी फ्रक्टोज यानी कि क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है इस तरीके से। तो इसमें भी हम देख रहे हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 कार्बन है और इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ कीटो ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O। इसके में H तो नहीं जुड़ा है ना, इस कार्बन के साथ कोई भी H नहीं जुड़ा है। अगर यही कार्बन के साथ H जुड़ा होता, जैसे कि हम क्या देख रहे थे इस वाले केस में कि कार्बन के साथ O तो जुड़ा है, साथ साथ H भी जुड़ा है, तो CHO जब जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और जब O जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड O, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड, तब इसको बोलते हैं हम फ्रक्टोज। तो ये है फिशर प्रोजेक्शन और ये है हावर्थ प्रोजेक्शन। जब साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। अब डिफरेंस देख लीजिए, ये भी क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज भी 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ग्लूकोज कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ग्लूकोज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है और ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। क्यों, क्योंकि इसका एक कार्बन यहाँ पे बाहर की ओर है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कितने स्टैंड्स है, 1 2 3 4 5, पेंटामर है ये। ठीक है, और यही ग्लूकोज कैसा बनाता है, हेक्सागन वाला स्ट्रक्चर बनाता है 6। ओके, एक साइड ऑक्सीजन को जोड़ रखा है, यहाँ पे टिप पे ऑक्सीजन को जोड़ रखा है, इसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। तो जो भी प्रोजेक्शन आपको बनाने के लिए आएगा वो आप बनाओगे, और अगर बेसिकली बस स्ट्रक्चर पूछ लेता है तो आपको दोनों ही स्ट्रक्चर बना करके आने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि OH किस साइड लगा रहता है और H किस साइड लगाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर एकदम आपको सही बनाना होगा। OH ग्रुप ऊपर है तो ऊपर ही बनाना होगा, इस साइड नीचे है तो देखिए हर साइड नीचे है, बट इस कार्बन पे ये OH ऊपर की साइड लगता है। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं अगर फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी होता है C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला जो है ना वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आप लोगों ने देखा, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, एक में कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है दोनों का, C6H12O6। ये रहा इसका मॉलिक्यूलर मास, और ये कुछ डेटा है जो आपको याद करना है। मेल्टिंग पॉइंट 103 डिग्री सेल्सियस है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर 4000 ग्राम पर लीटर, वहाँ हम क्या देख रहे थे 909 ग्राम था। ये जो है मोर वाटर सॉल्युबल है, यानी कि 4000 ग्राम जो है 1 लीटर में। 25 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब है रूम टेम्परेचर पे ये पानी में घुल जाता है इजीली। ओके, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं अगर, तो ये हमें क्या होता है, ये अल्टरनेटिव की तरह काम करता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता है तो यही फ्रक्टोज जो है हमें एनर्जी देने का काम करती है। ये क्या होती है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, यानी सेल को ऑक्सीजन का सप्लाई करने के लिए, ताकि वो क्या करे, एटीपी। रेस्पिरेशन हम क्यों करते हैं, अल्टीमेटली क्या हो, फूड ऑक्सीडाइज हो सके, और हम क्या करें, फूड को ऑक्सीडाइज करके एटीपी के जनरेशन कर सकें, तो उसमें ये हेल्प करता है मेटाबॉलिक एनर्जी जनरेट करने के लिए। और ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, ये भी आपको पढ़ना है इसी सेमेस्टर में। तो ग्लाइकोलिसिस आई थिंक ग्लाइकोलिसिस आप ही लोग के सेमेस्टर में है, तो ग्लाइकोलिसिस भी आपको डील करना है। तो ग्लाइकोलिसिस में आप देखेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कैसे जो है ग्लूकोज टूट करके क्या करता है, अल्टीमेटली वो एटीपी जनरेट करता है, और बीच में वो क्या होता है, फ्रक्टोज के फॉर्म में भी टूटता है, तो वहीं पे ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। ओके, फ्रक्टोज जो होता है बहुत ही मेटाबॉलिक पाथवे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे हैं, जैसे कि फैटी एसिड को बनाना, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस करना और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो अभी मैंने बताया ना नया ग्लूकोज बनाने के लिए, तो इन सब प्रोसेस में भी फ्रक्टोज हेल्प करता है। तो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका। और ग्लाइकेशन के फॉर्म में जब हम देखते हैं कि लिपिड और प्रोटीन ये क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं शुगर के अंदर, जैसे कि फ्रक्टोज में। तो फ्रक्टोज में हम देखते हैं लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं कंबाइन करते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ फ्रक्टोज हमको मिलते हैं, तो फ्रूट्स में मिलते हैं। देन वेजिटेबल्स में भी ये फ्रक्टोज जो है वो
फ्रक्टन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रक्टन जो होता है वो पाया जाता है ग्रासेस में, वीट्स में, राइस में नहीं पाया जाता। ओके, राइस इज एन एक्सेप्शन, राइस में ये फ्रक्टन नहीं सिंथेसाइज होता है, बाकी जो मोस्टली प्लांट्स हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है और ये स्टोर होता है पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में, यानी कि स्टार्च के फॉर्म में। अदर इंपॉर्टेंस देखें तो ये बहुत ही सबसे ज्यादा मीठा, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मीठा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है तो वो यही है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट अमंग ऑल और इसीलिए ये नेचुरल स्वीटनर की तरह काम करता है। इंडस्ट्रीज में जो स्वीट होता है वो यही यूज होता है। कोई भी इंडस्ट्रियल पैकेजिंग हो रही है और कोई भी मीठी चीज बनाई जा रही है ना, तो ये फ्रक्टोज यूज होता है, ग्लूकोज यूज नहीं होता है। क्यों? एक तो ये सस्ता है, साथ साथ और मीठा भी बहुत ज्यादा करता है, तो इसीलिए यही यूज होता है इंडस्ट्रीज में। और तो हम देखते हैं कि 2,40,000 टन जो है हर साल जो है शुगर इंडस्ट्रीज में ये उपयोग होता है, फ्रक्टोज को बनाते हैं और यूज करते हैं। और ये कहाँ से निकलता है? तो शुगर केन से निकलता है, शुगर बीट से निकलता है। बीट आप सभी को पता है, शुगर बीट किसको बोलते हैं? सॉरी दैट व्हाट डू यू कॉल दैट, वो जो 1 सेकेंड आई टेल यू। मेज क्या होता है? मेज होता है मक्का, उन सब चीजों से बनता है। ठीक है, तो ये क्या हमने देखा कि शुगर जो मॉलिक्यूल है, फ्रक्टोज का और क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। तो हम बात कर रहे थे शुगर बीट्स की। तो बीट जो फ्रूट होता है आपका रेड कलर का होता है और उससे हम क्या करते हैं? फ्रक्टोज को इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक था, यानी कि अभी हमने देखा जो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे उसमें मोनोसैकेराइड्स हमने डील कर लिया और अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में हम डील करेंगे इसके बाद इसके डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड के बारे में। तब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।